Hey guys, this is going to be part 2nd of chapter 6th of Pride and Prejudice by Jane Austen। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसमें हमने यहाँ तक देखा था कि शार्लेट और एलिज़ाबेथ के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही है कि किस तरह से जेन अपने एक्सप्रेशंस मिस्टर बिंगले की तरफ इतना खुल कर के एक्सप्रेस नहीं कर रही है और ये आगे जाके उसके लिए एक प्रॉब्लम न खड़ी कर दे। और अभी उसके पास टाइम है, सिक्योर हो जाए, फिर बाद में प्यार में पड़ने के लिए उसके पास बहुत समय रहेगा। ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी और हमने यहाँ तक देखा था यू मेक मी लव शार्लेट, और आज हम ये ऑक्यूपाइड इन ऑब्जर्विंग से पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Occupied in observing Mr. Bingley's attentions to her sister, Elizabeth was far from suspecting that she was herself becoming an object of some interest in the eyes of his friend. अब हमने ये देखा था कि एलिज़ाबेथ काफ़ी ऑक्यूपाइड है ये देखने में कि मिस्टर बिंगले उसकी सिस्टर को यानी कि जेन को कितने अटेंशन्स दे रहे हैं। मिस्टर बिंगले और जेन के अफेयर्स में अभी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है एलिज़ाबेथ, उनको ही ऑब्ज़र्व कर रही है। और एलिज़ाबेथ को ये भनक नहीं है कि मिस्टर डार्सी यानी कि जो मिस्टर बिंगले के फ्रेंड हैं वो ही अब धीरे धीरे एलिज़ाबेथ में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। तो इस बात की उसे कोई भनक नहीं है क्योंकि वो मिस्टर बिंगले की जो अटेंशन्स हैं टूवर्ड्स जेन उसको देखने में ही अभी ऑक्यूपाइड है, उसको ऑब्ज़र्व करने में ऑक्यूपाइड है। ये हमने यहाँ तक देखा। Mr. Darcy had at first scarcely allowed her to be pretty. Mr. Darcy ने तो पहले एलिज़ाबेथ को बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है ऐसा देखा। He had looked at her without admiration at the ball, और बॉल में भी बिना किसी एडमायरेशन के एलिज़ाबेथ की तरफ देखा। And when they next met, और जब वो दूसरी बार मिले, he looked at her only to criticize, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने की नज़रों से देखा एलिज़ाबेथ को, यानी कि जब भी मीटिंग की तब तक सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। इतना कुछ प्रिटी नहीं है, शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, ऐसा भी बोल दिया मिस्टर डार्सी ने। तो यहाँ पे ऐसे कुछ पास्ट रहा है तो एलिज़ाबेथ को बिल्कुल भनक नहीं है इस बात की। बट नो सूनर हैड ही मेड इट क्लियर टू हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स दैट शी हार्डली हैड अ गुड फीचर इन हर फेस, उन्होंने अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को क्लियर कर दिया था कि उनकी फ़ेस में यानी एलिज़ाबेथ के फ़ेस में कोई अच्छा फ़ीचर नहीं है। नाक अच्छी नहीं होगी, आँख अच्छी नहीं होगी, नाक नक्श अच्छे नहीं है, ऐसा कोई अच्छा फ़ीचर नहीं है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। देन ही बिगैन टू फाइंड इट वॉज रेंडर्ड अनकॉमनली इंटेलिजेंट बाय द ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ हर डार्क आइज़, उनकी डार्क आइज़ में एक एक्सप्रेशन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये उन्होंने फिर बाद में नोटिस किया। टू दिस डिस्कवरी सक्सीडेड सम अदर्स इक्वली मोटिफाइंग, और इस डिस्कवरी के बाद इस अच्छी डिस्कवरी के बाद कुछ पेनफुल डिस्कवरीज भी हुई, कुछ और भी उन्होंने डिस्कवर किया, कुछ और भी फाइंड आउट किया। दो ही हैड डिटेक्टेड विथ अ क्रिटिकल आई more than one failure of perfect symmetry in her form। सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बीच में से एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जो इक्वल दिखते हैं। बट यहाँ पे एलिज़ाबेथ के फेस में कोई सिमेट्री नहीं है। अगर एलिज़ाबेथ के फेस को हम बीच में से डिवाइड करके देखेंगे तो दोनों तरफ कोई एक जैसा फेस नहीं है, उसका अनइवन सा फेस है। तो ये उन्होंने फाइंड आउट किया। ये डिस्कवरी थोड़ी सी पेनफुल है देन वो डिस्कवरी के जो उन्होंने पहले की थी उनके आइज़ और उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के। ही वॉज फोर्स टू एक्नॉलेज हर फिगर टू बी लाइट एंड प्लीजिंग, उन्होंने ये भी देखा कि उनका जो फिगर है वो थोड़ा सा प्लीजिंग है, हल्का फिगर है एलिज़ाबेथ का। And in spite of his asserting that her manners were not those of the fashionable world,
उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि उसके जो मैनर्स है ना वो इतने फैशनेबल नहीं हैं, है ना। जैसे अभी वो थोड़ा सा लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके जो मैनर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, उसके जो फैशनेबल मैनर्स नहीं हैं इतने। ही वॉज कॉट बाय देयर ईजी प्लेफुलनेस, लेकिन थोड़ी सी ईजी गोइंग नेचर की है, फैशनेबल नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ईजी गोइंग है। ऑफ दिस शी वॉज परफेक्टली अनअवेयर। और इन सारी डिस्कवरीज जो मिस्टर डार्सी ने की, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस बारे में वो बिल्कुल भी उसे अवेयरनेस नहीं है अभी। टू हर ही वॉज द ओनली मैन हु मेड हिमसेल्फ अग्रीएबल नोवेयर। अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ के लिए तो ये वही मिस्टर डार्सी है जिन्होंने उसको बिल्कुल सब जगह से नकार दिया, कभी भी उसके फेस से या किसी भी चीज़ से उन्होंने अग्री नहीं किया। एंड हु हैड नॉट थॉट हर हैंडसम इनफ टू डांस विथ। और इतना उन्होंने बोला था ना कि शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, और डांस करने से मना कर दिया था। तो ये वही मिस्टर डार्सी है एलिज़ाबेथ के लिए। तो एलिज़ाबेथ को नहीं पता है कि ये इतनी सारी डिस्कवरीज करके बैठे हैं, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मेरी तरफ, अभी उसे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। ही बिगेन टू विश टू नो मोर ऑफ हर। अब वो और जानना चाहते हैं एलिज़ाबेथ के बारे में। एंड एज अ स्टेप टूवर्ड्स कॉन्वर्सिंग विथ हर हिमसेल्फ अटेंडेड टू हर कॉन्वर्सेशन विथ अदर्स। अब पास्ट कुछ ऐसा रहा है, मिस्टर डार्सी का इतना बिहेवियर अच्छा नहीं है एलिज़ाबेथ की तरफ, तो वो खुद तो बात करेंगे नहीं जा कर के। तो वो क्या कर रहे हैं कि जब एलिज़ाबेथ किसी और से बात कर रही है, उसको कान लगा कर सुन रहे हैं। हिज डूइंग सो ड्रू हर नोटिस। और जब वो ऐसा करते हैं तब एलिज़ाबेथ को पता चल जाता है कि ये मेरी बातें सुन रहे हैं। इट वॉज एट सर विलियम लूकस's वेयर अ लार्ज पार्टी वर असेंबल्ड। और ये कहाँ पर हुआ, ये पूरी सिचुएशन जो है वो सर विलियम लूकस के यहाँ खड़ी हुई, जहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी असेंबल हुई थी। वहाँ पे अगर मिस्टर डार्सी जो हैं वो ऐसे घूम रहे होंगे और एलिज़ाबेथ किसी से बात कर रही होंगी, तो वो कान लगाकर सुन रहे थे। What does Mr. Darcy mean? said she to Charlotte. अब वो शार्लेट के पास जाती है, दोनों फ्रेंड्स थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, और उसमें वो शार्लेट को कहती है कि मिस्टर डार्सी का क्या मतलब है। By listening to my conversation with कर्नल फोस्टर। अब एलिज़ाबेथ बोल रही कि कर्नल फोस्टर के साथ जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा उस कॉन्वर्सेशन को सुनना मिस्टर डार्सी का क्या मतलब है, उनका क्या मतलब है इस कॉन्वर्सेशन को सुनने से। दैट इज़ अ क्वेश्चन विच मिस्टर डार्सी ओनली कैन आंसर। अब इसमें शार्लेट बोलती है कि ये सवाल तो इस सवाल का जवाब तो मिस्टर डार्सी ही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकती। बट इफ़ ही डज इट एनी मोर आई शैल सर्टनली लेट हिम नो दैट आई सी वॉट ही इज़ अबाउट। अब वो एलिज़ाबेथ क्या बोल रही है कि अगर वो और इस तरह की हरकतें करते हैं तो मैं जा कर के उन्हें बता दूँगी कि मुझे पता चल गया है कि आप क्या कर रहे हो, what you are up to, I know what you are up to, right? He has a very satirical eye. काफ़ी जजमेंटल लुक देते हैं वो सबको, ऐसे देखते हैं जैसे किसी ना किसी को जज ही कर रहे होंगे। And if I do not begin by being impertinent myself, I shall soon grow afraid of him. और अगर मैं उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट की नज़रों से देखूंगी, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनकी तरफ रखूंगी, क्योंकि अगर मैंने उन्हें रिस्पेक्ट दी तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे डर गई। तो मैं उनसे बिल्कुल डरूंगी नहीं, मैं उन्हें जाकर के कन्फ्रंट करूंगी, उन्हें बोलूँगी कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता चल गया है। ऑन हिज अप्रोचिंग दैम सून आफ्टरवर्ड्स। और कुछ समय बाद वो दोनों देखते हैं कि बस उन्हीं की तरफ आ रहे हैं मिस्टर डार्सी। दो विदाउट सीमिंग टू हैव एनी इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग। कोई इंटेंशन तो होता नहीं है उनका बात करने का किसी से। Miss Lucas defied her friend to mention such a subject to him, which immediately provoking Elizabeth to do it, she turned to him and said। अब यहाँ पे मिस लूकस अपनी फ्रेंड को थोड़ा सा बोलती हैं एलिज़ाबेथ को कि तुम बात करो मिस्टर डार्सी से, लेकिन एलिज़ाबेथ नहीं करेगी ये बात। तो फिर उसके बाद मिस लूकस यानी कि शार्लेट जो है वो थोड़ा सा टर्न होकर के मिस्टर Did you not think, Mr. Darcy, that I expressed myself uncommonly well just now when I was teasing Colonel Forster
to give us a ball at Meryton? अब वो यहाँ पे शार्लेट लूकस मिस्टर डार्सी की तरफ मुड़ करके कहती हैं कि आपको नहीं लगता मिस्टर डार्सी कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्रेस किया कि कर्नल फोस्टर को हमें एक बॉल देना चाहिए मेरिटन में, बॉल पार्टी देनी चाहिए मेरिटन में। ये बोल रही हैं शार्लेट लूकस विथ ग्रेट एनर्जी, बट इट इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्ट विच मेक्स अ लेडी एनर्जेटिक। अब यहाँ पे डार्सी क्या बोलते हैं कि हाँ, पूरी अच्छी एनर्जी के साथ आपने इस टॉपिक को रखा है कर्नल फोस्टर के सामने, लेकिन ये हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने के लिए कोई भी लेडी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। बॉल, डांस, कोई भी टॉपिक होता है तो वो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो किसी लेडी के लिए काफ़ी एनर्जी लेकर के आते हैं। मेल होते हैं ना, उनको इतनी एनर्जी नहीं होती किसी डांस या बॉल में जाने की जितनी लेडीज़ को होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक लेडी को एनर्जेटिक बना देता है। यू आर सीवियर ऑन अस। अब यहाँ पे शार्लेट क्या बोलती है कि आप तो बहुत सीवियर है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट विल बी टर्न सून टू बी टीज्ड, सेड मिस लूकस। आई एम गोइंग टू ओपन द इंस्ट्रूमेंट एलाइजा एंड यू नो वट फॉलोज। अब यहाँ पे मिस लूकस क्या कह रही है एलिज़ाबेथ को कि मैं जाऊँगी, इंस्ट्रूमेंट खोलूँगी, पियानो खोलूँगी, और तुम्हें पता है एलिज़ाबेथ तुम्हें क्या करना है। यू आर अ वेरी स्ट्रेंज क्रीचर बाय वे ऑफ अ फ्रेंड। फ्रेंड्स का क्या होता है कि आपको किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एम्बैरसिंग सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में नहीं डाले जो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो आपके लिए। यहाँ पे लूकस क्या कर रही है, शार्लेट लूकस एक पियानो खोलने जा रही हैं। वो जा कर के बोलेंगी एलिज़ाबेथ को कि तुम इसे बजाओ सबके सामने। तो ये ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है एलिज़ाबेथ के सामने। एलिज़ाबेथ बोलती है कि तुम बड़ी अजीब हो एक दोस्त के नज़रिए से, क्योंकि तुम ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रही हो मेरे लिए जो बहुत ही एम्बैरसिंग हो सकती है। ऑलवेज़ वॉन्टिंग मी टू प्ले एंड सिंग बिफोर एनीबडी एंड एवरीबडी। हमेशा यही चाहती हो कि मैं सबके सामने गाती बजाती फिरूँ। इफ़ माई वैनिटी हैड टेकन अ म्यूज़िकल टर्न। अगर मेरे में इतना घमंड होता, इतनी ईगो होती और इतना 360 डिग्री टर्न ले ली होती, यू वुड हैव बीन इनवैल्यूएबल। मैं तुम्हें वैल्यू नहीं करती। बट एज इट इज़, लेकिन अभी के लिए, आई वुड रियली रैदर नॉट सिट डाउन बिफोर दोज हु मस्ट बी इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द वेरी बेस्ट परफॉर्मर्स। लेकिन अभी मैं उन लोगों के सामने बैठ करके ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकती जिनको अच्छे बड़े परफॉर्मर्स को सुनने की आदत है और काफ़ी प्रोफेशनल लोगों को सुनते हैं। मैं उनके सामने यहाँ पे पियानो बजा के क्या करूँगी। ऑन मिस लूकस इज़ परसर्वरिंग। अब थोड़ा सा इंसिस्ट करती हैं शार्लेट कि बजाओ बजाओ। हावेवर शी एडेड, वेरी वेल, इफ़ इट मस्ट बी सो इट मस्ट। अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ अग्री कर लेती है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बजा लूँगी। एंड ग्रेवली ग्लांसिंग एट मिस्टर डार्सी, और मिस्टर डार्सी की तरफ एक नज़र घुमा करके कहती हैं, देयर इज़ अ फाइन ओल्ड सेइंग। पुरानी कहावत है, विच एवरीबडी हियर इज़ ऑफ कोर्स फेमिलियर विथ। यहाँ पे सब लोगों को काफ़ी पता होगी वो कहावत, कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पॉरेज। अपनी सांस को, अपनी खिचड़ी को, अपने दलिए को ठंडा करने के लिए रखो। अपने काम से काम रखो, किसी और के मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। इसका मतलब ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस। एंड आई शैल कीप माइंड टू स्वेल माई सॉन्ग। और मैं अपना बिजनेस देखूँगी, मैं जा कर के अपना गाना बजाऊँगी। हर परफॉर्मेंस वॉज प्लीजिंग दो बाय नो मीन्स कैपिटल। उसने जो परफॉर्मेंस दी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ऐसी नहीं थी, मतलब सुपर एक्सीलेंट नहीं बोल सकते जो प्रोफेशनल लोग बजाते होंगे, वैसी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। आफ्टर अ सॉन्ग और टू, एक सॉन्ग या दो सॉन्ग के बाद, एंड बिफोर शी कुड रिप्लाई टू द एंट्रीटीज ऑफ सेवरल दैट शी वुड सिंग अगैन, शी वॉज ईगरली सक्सीडेड एट द इंस्ट्रूमेंट बाय हर सिस्टर मैरी। अब उसने एक गाना बजाया होगा, दो गाने बजाए होंगे, तो लोग जो है वो काफ़ी अपील करते हैं कि वंस मोर बोल रहे हैं कि आप फिर से बजाओ। इसका वो रिप्लाई देती ही उतने में क्या हुआ कि उसकी बहन जो है मैरी, जो सबसे जो छोटी बहन है उसकी, वो आकर के पियानो पे बैठ गई। who having in consequence of being the only plain one in the family
अब मैरी क्या है कि इतनी खूबसूरत नहीं है अपनी दूसरी सिस्टर्स की तरह। प्लेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी लुकिंग। सिर्फ अकेली ऐसी सिस्टर है जो ऑर्डिनरी लुकिंग है दूसरे सिस्टर्स के मुकाबले। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है। वर्कड हार्ड फॉर नॉलेज एंड अकम्पलिशमेंट्स। तो उसने बहुत मेहनत की है नॉलेज गेन करने में, उसके अकम्पलिशमेंट्स अच्छे हैं। वॉज ऑलवेज इम्पेशेंट फॉर डिस्प्ले। अब वो खूबसूरत ही तो है नहीं जो वो दूसरों को बता सकती है, तो वो सिर्फ अपनी नॉलेज और अपने अकम्पलिशमेंट्स दूसरे लोगों के सामने हमेशा बताने के लिए ईगर रहती है, इम्पेशेंट रहती है कि किस तरह से लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। ब्यूटी से तो कर नहीं सकते, तो नॉलेज और अकम्पलिशमेंट्स के थ्रू वो अपना जो अटेंशन है वो अपनी तरफ लेना चाहती है लोगों का। इसलिए वो इतनी एक्साइटेड होकर पियानो पर जाकर के बैठ जाती है। मैरी हैड नीदर जीनियस नॉर टेस्ट। मैरी का कोई अच्छा टेस्ट नहीं है जैसा प्रोफेशनल म्यूज़िक बजाने वालों का होता है, या इतना अच्छा कोई म्यूज़िक बजाती भी नहीं है वो। एंड दो वैनिटी हैड गिवन हर एप्लीकेशन। लेकिन उसका जो ईगो है ना वो उसे काम करने पर मजबूर कर रहा है। मतलब कोई भी पर्सन होता है, जैसे आज उसमें कोई कमी है तो वो उसका ईगो उसको बोलेगा कि वर्क हार्ड, यानी कि अगर आप फैट हो तो आपका ईगो बोलेगा कि आप फिट हो जाओ, दूसरे लोगों की तरह फिट हो जाओ आप। तो आपकी ईगो जो है वो आपको काम पर लगा देता है, ठीक है। तो उसका जो ईगो है, उसकी जो वैनिटी है, वो उसे ये सब करने के लिए कह रही है। इट हैड गिवन हर likewise a pedantic air and conceited manner which would have ensured a higher degree of excellence than she had reached। अब उसका क्या है कि वो इतना ज़्यादा उसने कुछ एक्म्प्लिश किया नहीं है। उसको पियानो बजाना आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आता है। लोग दूसरों के सामने पार्टीज़ वगैरह में परफॉर्म तब करते हैं जब वो उस चीज़ को पूरी तरह से सीख जाते हैं, उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाते हैं या अच्छे से कर पाते हैं उस चीज़ को, तब वो दूसरों के सामने जा कर के उसे बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैरी जो है वो थोड़ी सी, उसका जो ईगो है ना, वो उसका जो घमंड है, उसकी वजह से वो सबके सामने हमेशा ईगर रहती है, एक्साइटेड रहती है चीज़ें शो करने के लिए, शो ऑफ कर रही है। एलिज़ाबेथ ईजी एंड अनअफेक्टेड हैड बीन लिसन टू विथ मच मोर प्लेजर। एलिज़ाबेथ ने मैरी से अच्छा नहीं बजाया था, मैरी और अच्छा बजाती है, लेकिन उसको ज़्यादा लोगों ने उसकी तारीफ़ की, ज़्यादा लोगों ने उससे सुना। दो नॉट प्लेइंग हाफ सो वेल एंड मैरी एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग कंसर्टो वॉज ग्लैड टू परचेज प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड बाय स्कॉच एंड आयरिश एयर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ यंगर सिस्टर्स who with some of the Lucases and 2 or 3 officers joined eagerly in dancing at one end of the room। अब इसका क्या मतलब है कि जब एक बड़ा सा कंसर्टो का मतलब होता है सिंपल डांस म्यूज़िक ट्यून, कंसर्टो का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट पीसेस। जब कॉम्प्लिकेटेड पीसेस जब उसने बजाए और फिर एक सिंपल डांस म्यूज़िक ट्यून जो कि स्कॉच और आयरिश एयर्स है, वो उसकी यंगर सिस्टर्स ने उसको कहा कि तुम स्कॉच और आयरिश एयर्स बजाओ। तो जब उसने बजाया तो कुछ लूकसेस के साथ और 2 और 3 ऑफिसर्स के साथ जो दूसरी यंगर सिस्टर्स हैं वो एक एंड ऑफ द रूम पे डांस कर रही थी, एक रूम के कॉर्नर में डांस कर रही थी, ठीक है। कंसर्टो का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट पीसेस, और स्कॉच एंड आयरिश एयर्स का मतलब होता है सिंपल डांस म्यूज़िक ट्यून। जब वो सिंपल म्यूज़िक ट्यून बजा रही थी तो दूसरे जो है वो डांस कर रहे थे एट वन एंड ऑफ द रूम। ओके, सो दिस इज़